आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है, क्या बात है। तो 50 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट बढ़ाया गया है, 50 बेसिस पॉइंट से, और ये 5.40 हो गया है। तीसरी बार है ये जो रेपो रेट बढ़ाया गया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई चौंकने की बात नहीं है। ऐसा बोल रहे कि अरे चौंका दिया ये वो, कुछ नहीं ऐसा यार। बढ़ेगा रेपो रेट मेरे भाई, बढ़ेगा। अमेरिका में फेड जो है वो 8-9% के आसपास घूम रहा है उनका इंटरेस्ट रेट। पूरी दुनिया में मंदी का खतरा है, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये फैसला लिया है। खैर मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपको पता ही ना, कई बार देखिए इन सब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, इसमें भी हम बात करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अब इसका इम्पैक्ट होगा कि आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, और क्या। देखो भाई, पैसा हटाना होता है, पैसा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 4% ±2, मतलब 2% ±4, या तो इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, महंगाई, और 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। हालात कुछ ऐसे हैं कि 6% से ऊपर चली गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, CPI बहुत ऊपर गए हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस का जो आंकड़ा आता है वो बड़ा डेंजरस है। और यहाँ पे जो भारत है बचा हुआ है, रिसेशन में भारत का खतरा कम है। मंदी तो आके ही रहेगी, शुरुआत हो गई है, लेकिन भारत पे इसका खतरा थोड़ा सा कम है। अब उसके लिए ये मेजर्स आरबीआई को लेने पड़ेंगे। 4.90 से 5.4 कर दिया। तो आरबीआई जो गवर्नर है उन्होंने बोला कि भाई देखो, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.2% तक ही रहेगी, इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% तक रहेगा 2022। अब देखिए 6% होना चाहिए, ये बताया ना, या तो 2% से कम नहीं हो, 4% ±2 होता है, 6% हो मैक्सिमम। लेकिन महंगाई दर ज्यादा है। अगर ये रहा 6.7% तक, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम फिर बच जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए शक्तिकांत दास ने यह भी बोला है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये, क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई बनाता है ताकि जो लिक्विडेशन है वो मेंटेन रहे, हर किसी को पैसा मिलता रहे, और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है? रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से, सीआरआर से, सीआरआर अभी बढ़ाया गया था, सीआरआर से, एसएलआर से, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, बेसिकली पैसे को बढ़ाना। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अभी अगर रेपो रेट बढ़ा है, मतलब जब रेपो रेट बढ़ा है तो बैंक जो है वो अपने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है। अब उसमें क्या है कि आपकी ईएमआईज बढ़ेंगी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो पब्लिक जो है वो अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, अभी खर्च नहीं करेंगे, यानी कि मार्केट से पैसा हटा। और यही अभी आरबीआई चाह रहा है। और अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन कम है तो रेपो रेट जो है वो घटाता है आरबीआई, ताकि मार्केट में पैसा आए। तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज को बोला जाता है कि कब एक्सपैंड करना और कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, जरूरी है। स्टार्टअप्स का आप हाल देखिए ना, अभी तक क्या था। देखो अमेरिका में पैसा खूब छप रहा था, फेडरल रिजर्व भर भर के पैसा छाप रहा था, तो सारा पैसा जो है वो घूम फिर के भारत में आ रहा था। भाई यार, तुम्हारे पास इतना पैसा छाप रहे हो, तुमने खूब जगह इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अमेरिका से बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं, तो तुम कहां इतना पैसा रखोगे? तुम इन्वेस्ट करोगे। भारत के स्टार्टअप्स में खूब इन्वेस्ट किया, खूब। जो बाहर के इन्वेस्टर्स है ना, 2-3 साल तक खूब इन्वेस्ट किया, भर भर के इन्वेस्ट किया टेक कंपनीज में, है ना। लेकिन अब वही फेड ने अपने रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। पैसा छप नहीं रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं उनकी, पैसा आ नहीं रहा है, तो अब वो पैसा भारत से नहीं आ रहा है, और जो भारत में इन्वेस्टेड पैसा था वो निकाल रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में हमको कंट्रोल करने के लिए ये मेजर्स जो है वो लेने पड़ते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, देखिए अभी थोड़ा सा शेयर मार्केट जो है, लोगों को लग रहा है कि हां थोड़ा सा डर है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो आपको बहुत ही स्मार्टली करना होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की, तो आप एंजल वन, जो कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कंपनी है, अगर हम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब की बात करें, तो यहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर हो गया, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सो इफ यू वांट
आप यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक ये भी मिथ है ना कि जब मार्केट डाउन होता है, देखिए मार्केट डाउन है तो ऐसा नहीं कि पैनिक में आप अपने शेयर बेच दो या पैनिक में ऐसा होता है कि मतलब इन्वेस्ट ना करो। इनफैक्ट जब मार्केट डाउन होता है तो आपको शेयर सस्ते में मिलते हैं, है कि नहीं? और वो मार्केट तो जाएगा ही, ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए, रजिस्टर करिए और एंजल वन के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फायदा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर बात करते हैं तो रेपो रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 5.4% तक चला गया है। और यहां पे जो प्रीवेलिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट है, अब इसका मतलब क्या? यहां पे बोला है शक्तिकांत दास ने, ताइवान चाइना, खैर अभी तो ये युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वैसे ही सारी कमोडिटीज के प्राइस बढ़े हुए हैं और पेट्रोल के प्राइस भी बढ़े हुए हैं। तो सेंट्रल बैंक के पास और कोई चारा नहीं है, वो रेट्स तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई तो देखिए ज्यादा था, लेकिन हाल फिलहाल में उसको वो भी कंट्रोल में आ रहा है धीमे धीमे। कोर इन्फ्लेशन भी है वो कंट्रोल में है, वॉलेटिलिटी तो मार्केट में है ही है। देखिए यहां पे ये भी बोला है गवर्नर ने कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मॉनसून अच्छा रहा, क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो $105 पर बैरल तक ही रहे, तो इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% तक रहेगा, यानी कि तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉनसून अच्छा रहा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। देखो यार, अगर देश जो है वो इतना सक्षम है कि वो सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा खर्चा होता है ऑयल में, तेल में, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट इसकी वजह से बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक, निंजा टेक्निक आ जाए जिससे हम अल्टरनेटिव एनर्जी, अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं भाई, वो तेल का अल्टरनेटिव है, या हम तेल निकालना शुरू कर दें, है कि नहीं? भारत में या तो इतने भंडार हो तो कोई हमको दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट है तो उसको क्या ही प्रॉब्लम होगी भाई, भाड़ में जा, इन्फ्लेशन आता रहे, हो क्या है, हमारे पास इतना है पैसा। ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप हो, अगर आपके पास खूब सारा पैसा है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? दुनिया वाले जाए भाड़ में, अपना काम चल बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास खाली पैसा है, खाना नहीं है, तो खाना तो पैसे से खरीदना पड़ेगा ना, लेकिन खाना अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, जहां आप रहते हो वहां खाना है ही नहीं, तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर कोई देश सेल्फ सफिशिएंट है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, स्लो डाउन हो गया, ये सब आएगा ही आएगा, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ये। ओके, तो ये चीज है। अब देखिए तेल के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे पता नहीं, यू डोंट नो एक्चुअली कि तेल के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ही वैसे तो, क्योंकि अभी वॉर रुका तो है नहीं, और ये इन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ये ओपेक वालों का कार्टेल है, ये मोनोपोलाइजेशन है, ये अपने हिसाब से जो प्राइस है ना घटाते बढ़ाते रहते हैं। कोविड में यही भारत ने कंप्लेन की थी कि भाई ये जबरदस्ती प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छी खासी आपके पास भंडार है लेकिन आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा रिजर्व है बट आप उसको सप्लाई ही नहीं कर रहे हो। भयानक गैप है डिमांड एंड सप्लाई में, ये होता है। प्राइस कैसे बढ़ाए जाते हैं पता है? प्राइस सिंपल सा तरीका है। मान लो कि तुम्हारे पास लोगों को खाना चाहिए, खाने को नहीं है लोगों के पास, ठीक है। अब लोग गेहूं मान लो, चावल मान लेते हैं, मान लो लोग 25 रुपए किलो चावल खरीद रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास बहुत सारा चावल है, तुम दोगे नहीं चावल, तुमने भंडार अपने पास रख लिया, भंडार बना लिया चावलों का, तो क्या होगा? इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और चावल के रेट ऊपर जाएंगे, और जब चावल के रेट 25 से 50 पे पहुंच गए तब तुम ले जाओ, हमको तो 25 रुपए का फायदा हो रहा है। यही करते हैं ये लोग, और यही भारत ने इल्जाम भी लगाया था। तो वही चीज है कि अभी रिसेशन का रिस्क है, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो नीचे जा रही है। भारत तो फिर भी बहुत बेटर पोजीशन में है, वरना पूरी दुनिया के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब है, और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से भारत भी इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि रेट्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। और फिर उसके बाद आउटफ्लो भी हुआ है $13.3 बिलियन का। जैसा कि मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टर्स भाई ये किसी के नहीं होते हैं, क्यों? और भाई उनका पैसा हो भी क्यों किसी के? भाई देखो यहाँ पे कोई किसी का दामाद थोड़ी ना है जो आपको पैसा है। भाई बेटा, जहां पैसे की बात आती है अपने अपनों के नहीं होते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे जहां पे वक्त खराब हुआ उन्होंने निकालना शुरू कर दिया पैसा, और बाहर पैसा निकलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निकलेगा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो फिर इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो
अभी वैसे ब्लैक स्वान इवेंट भी यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था कि मुश्किल हो सकता है अगर एक साथ, हालांकि वो ऐसा हाईली अनलाइकली, इसलिए उसको ब्लैक स्वान बोला भी गया, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की ओकेजन ये हो सकता है। तो इसीलिए हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए गए हैं और इसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो हमारे कंज्यूमर पे पड़ता है। एंजल वन को आप ज़रूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पे आप ज़रूर जाएं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू सो मच।